दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे हम वन कैंडिडेट वन कॉन्स्टिट्यूएंसी के बारे में। हाल ही में जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने केंद्रीय कानून और न्याय मंत्रालय के समक्ष एमपीज और एमएलएस के जो चुनाव हैं उनमें दो की बजाय उनको एक ही सीट से चुनाव लड़ने की जो मांग है उसको फिर से एक बार दोहराया है। इसके मेन पॉइंट्स के बारे में बात करें तो इलेक्शन कमीशन ने जो कानून मंत्रालय के समक्ष कई और बातें जैसे वोटर आईडी को जो आधार कार्ड के साथ जोड़ने के बारे में अधिसूचना जारी करने, साथ ही जो पात्र जो उनको वोटर के रूप में रजिस्टर करने लोगों को, साथ ही जो ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल को उस पर रिस्ट्रिक्शंस लगाने संबंधी इसमें प्रावधान किए हैं। और 2004 से ही वन कैंडिडेट वन कॉन्स्टिट्यूएंसी की मांग जो है लगातार की जा रही है। लिंक की जो बात है आधार लिंक की और जो वोटर आईडी के साथ, उसमें जो 2022 में जो अभी उस समय में किया गया था इसी साल उसको, तो उसमें राज्यसभा में उसको ध्वनिमत से पारित किया गया था इस कानून को जब ये बिल लाया गया था उसमें। और इसमें ये प्रावधान किया गया था साथ ही के जो अलग अलग चीज़ों को लेकर इसमें और भी प्रावधान इसमें जोड़े गए हैं। साथ ही अगर इससे बात जुड़े हुई चीज़ों के बारे में हम बात करें, पंजीकरण को रद्द करने की शक्ति तो इलेक्शन कमीशन के द्वारा जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के रजिस्ट्रेशन रद्द करने की इसमें मांग की गई है, काफ़ी समय से वो भी की जा रही है। हालांकि इलेक्शन कमीशन के पास जो संघ हैं और जो बॉडीज़ हैं उनको एज ए पॉलिटिकल पार्टी, मतलब उनको पॉलिटिकल पार्टी का जो दर्जा उसको दिए जाने का उनके पास अधिकार है, राइट है। लेकिन ऐसा कोई संवैधानिक या वैधानिक अधिकार नहीं है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ का रजिस्ट्रेशन वो रद्द कर सकें, ऐसी उनके पास कोई पावर नहीं है, अथॉरिटी नहीं है। साल 2016 में इलेक्शन कमीशन ने जब इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करते हुए कहा था कि कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ इसलिए रजिस्टर होती कि वो इनकम टैक्स बचाना चाहती, छूट चाहती हैं, वो इलेक्शन में भाग नहीं लेती और इस संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि वो ऐसा करती हैं। तो इसलिए इलेक्शन कमीशन को पॉलिटिकल पार्टीज़ का जो रजिस्ट्रेशन उसको रद्द करने की भी उनके पास एक अथॉरिटी होना चाहिए। साथ ही इलेक्शन कमीशन द्वारा जो रजिस्टर्ड जो अनरिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टीज उन पर भी एक्शन लिया गया था उस संबंध में। आगे हम और जो बात करें कि इस बारे में संशोधन, तो इलेक्शन कमीशन ने जो 20,000 की बजाय जो 2,000 से ऊपर की लिमिट के डोनेशंस को उसको डिक्लेयर करने संबंधी उस प्रावधान को अनिवार्य करने की इसमें बात की गई थी। और अगर इसमें जो चीज़ें इसमें देखें, इससे जुड़े जो कानून है कि इलेक्शन कमीशन ने आरपीए जो 1951 की धारा 33(7) के तहत इसमें कहा गया था कि एक कैंडिडेट एक ही निर्वाचन क्षेत्र से इसमें चुनाव लड़ सके, ऐसा प्रावधान इसमें किया जाए। साथ ही सेक्शन 33(7) में बात की गई थी कि कोई भी एक कैंडिडेट अभी जो है मैक्सिमम दो क्षेत्रों से, दो निर्वाचन क्षेत्रों से वो चुनाव एक साथ लड़ सकता है। 1996 में जो उस समय जब तक कि कोई संशोधन नहीं किया गया था तो इस बारे में ये था कि तब तक वो एक कोई भी कैंडिडेट कितने भी निर्वाचन क्षेत्रों से वो चुनाव लड़ सकता था, तो उसमें कोई उसको तब प्रॉब्लम नहीं थी। तो फिर 1957 में जो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने यूपी की जो 3 लोकसभा सीट से एक साथ चुनाव लड़ा, उसके बाद जो टीडीपी तेलुगु देशम पार्टी के जो एनटी रामाराव ने 3 विधानसभा क्षेत्रों से एक साथ चुनाव लड़ा। और फिर जो उड़ीसा में जो बीजू पटनायक हैं, उन्होंने 4 विधानसभा क्षेत्र और लोकसभा सीट से एक साथ, उन्होंने रिकॉर्ड है मतलब उनके समय का कि उन्होंने एक साथ चुनाव लड़ा था। तो ये बात कई कुछ सारी की गई थी। नामांकन भरने से जुड़ी समस्याएं, तो लोकतांत्रिक प्रणाली का दुरुपयोग, मिसयूज की बात की गई है। इसके तहत ये है कि कोई भी अगर कैंडिडेट है जो एक बार जैसे 2 कैंडिडेट हैं चुने जाते हैं, उनमें से कोई भी एक, तो उस बारे में जब फिर उनको एक सीट छोड़ना पड़ती है तो कहीं ना कहीं लोकतांत्रिक प्रणाली में ये सवाल उठते हैं। लोगों का भी विश्वास घटता है क्योंकि वो जो फिर से उपचुनाव होते हैं तो काफ़ी कम मतदाता जो वोट करने के लिए जाते हैं इस संबंध में। और ये भी अधिकार है कि कोई भी कैंडिडेट मैक्सिमम 2 निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ सकता है, लेकिन उनको रिप्रेजेंट नहीं कर सकता, फिर उसको एक सीट छोड़ना पड़ेगी, एक सीट छोड़ना उसके लिए अनिवार्य है, दोनों सीट्स पर नहीं रह सकता। साथ ही सरकारी राजकोष पर भार की अगर बात करें तो इससे भी क्या होता है कि सरकारी 2 कैंडिडेट, मतलब एक कैंडिडेट 2 क्षेत्रों से जब वो चुनाव जीतता है और फिर से जब उसके उपचुनाव कराए जाते हैं तो फिर सरकारी तंत्र को फिर से लगाना और उसमें काफ़ी मशीनरी को फिर से लगाना, उसका मिसयूज़ होता है एक तरह से, और इलेक्शन कमीशन पर भी अननेसेसरी का एक प्रेशर आता है उससे। आगे और बात करें लोकसभा राज्यसभा से जुड़े नियम, अगर इस बारे में कि अगर एक कैंडिडेट है दोनों लोकसभा राज्यसभा से वो चुना जाता है, दोनों से वो जीत जाता है, और अगर तब तक उसने कोई भी एक सदन अपना ज्वाइन नहीं किया है, तो एक सदन जब भी अपनी पसंद का वो ज्वाइन करेगा तो एक रिटर्न लेटर उसको, मतलब लिखित में उसको इलेक्शन कमीशन के जो सचिव है उनको देना पड़ेगा, नहीं तो उसकी राज्यसभा की सीट अपने आप खाली हो जाएगी। लेकिन ये बात उन कैंडिडेट्स पर लागू नहीं होती जो पहले से किसी सदन में है और किसी दूसरे सदन में जब वो जाते हैं, मान लीजिए वो राज्यसभा से है और अगर लोकसभा का चुनाव जीत जाता है तो लोकसभा की सीट तब से खाली हो जाएगी जब वो
ऐसा डिक्लेरेशन होता है जब लोकसभा का चुनाव जीतने के बाद, तो उस डेट से उसका वो सीट उसकी खाली हो जाएगी। ऐसा ही लोकसभा मेंबर के बारे में, मतलब लोकसभा के बारे में, चुनाव के बारे में लागू होता है। अगर कोई राज्यसभा का चुनाव लड़ता है, लोकसभा का मेंबर है। संविधान के आर्टिकल 1012 के बारे में अगर बात करें तो राज्य विधानसभा के जो मेंबर हैं जब लोकसभा में चुने जाते हैं तो क्या होता है कि उनको जब उसके पब्लिकेशन या प्रकाशन के 14 डेज़ के अंदर अंदर उनको वहाँ से वो एक सीट छोड़ना पड़ेगी, नहीं तो उनकी लोकसभा की सीट वो खाली हो जाएगी। तो ये इसमें कुछ बात है। और जो देखा जाए फेवर के बारे में, तो इसमें RP 1951 के तहत 33(7) में ये अधिकार उन्हें देती है कि बेटर कैंडिडेट्स को वो चयन करें, उसको चूज़ करें। साथ ही जो सेक्शन 33(7) ये बोलता है कि अगर लोकतांत्रिक मूल्यों को अगर कहीं कुछ खतरा है या उसको कुछ विपरीत है, तो ये तभी जब संविधान सभा की जो सदस्य मेंबर्स उसको खारिज कर देते उस मांग को, अगर उसमें कुछ ऐसी गलत होता, अगर उस बारे में कुछ भी ऐसा होता। तो वे फॉरवर्ड अगर हम देखें तो RP 1951 में किसी बड़े संशोधन में इलेक्शन कमीशन की बजाय सीधे मतलब सदन में जाया जा सकता है विचार विमर्श करने के बाद, तब उसको लाया जा सकता है। 2004 के बाद से कहा गया है कि जो अगर पेनाल्टी के बारे में बात करें तो राज्य विधानसभा और विधान परिषद के चुनावों के लिए 5 लाख रुपए, लोकसभा चुनावों के लिए 10 लाख रुपए। साथ ही बात की जाती है कि एक कैंडिडेट जब 2 सीट्स पर चुनाव जीत जाता है और एक सीट जब वो छोड़ता है, तो उस उपचुनाव जब होते हैं तो उसका खर्च वो कैंडिडेट ही उठाए। मतलब जब भी वो चुनाव होंगे तो वो कैंडिडेट को उस चुनाव का खर्च उठाना चाहिए उसको। तो ऐसी भी बात इसमें ऐसे प्रावधान किए गए हैं। तो ये बात की हमने इस वन कैंडिडेट वन कॉन्स्टिट्यूएंसी के बारे में। कैसा लगा आप बताइएगा कमेंट्स में। थैंक यू।